ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पाश या लूप विश्लेषण, लूप या फिर मैश एनालिसिस। तो किरचॉफ का अपन ने पहले किरचॉफ के लॉज पढ़े, उसके बाद अपन ने दो टाइप के एनालिसिस को पढ़ा था। उसमें से एक एनालिसिस को अपन ने डिटेल से डिस्कस कर लिया था, नोड या फिर जंक्शन एनालिसिस। ये सेकंड टाइप का है लूप एनालिसिस। तो इसके भी दो पॉइंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई होगा, ये रिमेंबर रखिएगा, आप याद रखिएगा, इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई होगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस काम में आती है ये एनालिसिस। इस एनालिसिस से हमें मिलेगा क्या? तो इस एनालिसिस से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? करंट की वैल्यू मिलेगी। आपको याद हो तो नोड एनालिसिस में बिल्कुल इसका उल्टा था। नोड एनालिसिस में यहाँ पर फर्स्ट लॉ था और यहाँ से वोल्टेज मिलता था, जबकि इसमें यहाँ पर सेकंड लॉ अप्लाई करना है और मिलेगा क्या? करंट मिलेगा। तो ये अपन ने डायग्राम ले लिया है, सर्किट डायग्राम। इसमें मैंने यहाँ पर ये बैटरी है, ठीक है। इस बार इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधाएं हैं Z1, Z2, Z3, Z4, Z5। और हमें क्या निकालना है? लूप 1। ये मान लीजिए लूप 1 है, ये लूप 2 है और ये लूप 3 है। मैंने आपको बता दिया था लूप की डेफिनेशन सबसे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। तो यहाँ पर इन तीनों लूप्स में हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए फर्स्ट लूप में करंट है I1, सेकेंड लूप में करंट है I2, थर्ड लूप में करंट है I3। और हमें इन I1, I2, I3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा लॉ लगाना है किरचॉफ का? सेकेंड लॉ लगाना है। और किरचॉफ का सेकेंड लॉ कौन सा लॉ था? वोल्टेज लॉ था। और उसका स्टेटमेंट क्या था? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए टोटल वोल्टेजेस जो होगी उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। किसी विशेष दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग 0 होगा। तो सबसे पहले अपन लूप 1 में लगाते हैं, ठीक है। लूप 1 के अंदर अपन शुरू करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो जैसे माइनस से प्लस जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो इस वजह से ई की वैल्यू क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। और उसके साथ में हमारे पास यहाँ पर आ गया ई, तो पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद करंट की डायरेक्शन अपन क्लॉकवाइज ले रहे हैं। देखो मैंने I1 भी क्लॉकवाइज माना है, I2 भी क्लॉकवाइज माना है, I3 भी क्लॉकवाइज माना है। तो अगर I1 अपन क्लॉकवाइज लेंगे तो उसके बाद जैसे ही ये I1, देखो यहाँ से अगर I1 निकली है तो इस डायरेक्शन में गई, उसके बाद Z1 में वो ऐसे आएगी। तो जब Z1 में से I1 करंट पास होगी तो Z1 के सिरों पर पोटेंशियल का जो ड्रॉप आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R होता है। तो हम माइनस में लेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो I1 इंटू क्या हो जाएगा? Z1 हो जाएगा। उसके बाद हम ये यहाँ से चले, फिर यहाँ पर चले, अब नीचे आए, ठीक है। तो जब नीचे आएंगे तो I1 किस में से पास हो रही है? Z3 में से पास हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? I1 इंटू Z3 होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? माइनस का I1 इंटू Z3। अब देखो ये लूप खत्म हो गया, लेकिन इस लूप में देखो इस ब्रांच में केवल एलिमेंट E था, इस ब्रांच में केवल एलिमेंट Z1 था, लेकिन जो Z3 है वो लूप 1 और लूप 2 दोनों में कॉमन है। तो इस वजह से इसमें से करंट I1 भी पास हो रही है और करंट I2 भी पास हो रही है। तो लेकिन अगर इस Z3 को ध्यान से आप देखें तो जो लूप 1 है उसकी जो करंट है वो तो आ रही है ऊपर से, इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन जो I2 है अगर उसको क्लॉकवाइज लें तो यानी वो ऐसे एंटर करके Z3 में से कैसे जाएगी? ऊपर की दिशा में जाएगी। तो अगर आप Z3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो तो वो इस I1 करंट की वजह से भी होगा और इस I2 की वजह से भी होगा। अब I1 की वजह से अपन ने करंट को पोटेंशियल डिफरेंस को कैसा लिया है? I1 इंटू Z3 को। यहाँ पर देखो I1 इंटू Z3 को आपने विद नेगेटिव साइन लिया है, तो जो भी आप इसका साइन लोगे आपको I2 के साथ उस साइन का ऑपोजिट लेना है, क्योंकि I1 की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर आपने यहाँ I1 के साथ में नेगेटिव साइन लिया है तो आपको I2 के साथ में क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। लूप 1 और 2 में कॉमन होने की वजह से Z3 के साथ 2 टर्म आए हैं, जबकि Z1 केवल लूप 1 में है और उसके अलावा लूप 2 में उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसी तरह से बैटरी E जो है वो भी अपन ने लूप 1 में ही ली है। तो ये टोटल वोल्टताओं का हो जाएगा और इसको क्या कर देंगे? 0 को इक्वल कर देंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो E इज इक्वल्स टू I1 और I2 और I3 के कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ I1 के साथ में आ जाएगा कोफिशिएंट क्या? Z1 प्लस Z3, ठीक है। दूसरी साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे दोनों। I2 के साथ में हमारे पास कोफिशिएंट क्या आएगा? देखो माइनस का Z3 इंटू I2, ये I2 का कोफिशिएंट होगा। सिमिलरली Z3 का मैं लिख लेती हूँ एक बार 0 इंटू I3, क्योंकि हमें I3 का कोई कोफिशिएंट नहीं मिला। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लगाते हैं लूप नंबर 2 में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो लूप नंबर 2 में शुरू करते हैं, मान लीजिए अपन इस पॉइंट से,
ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगी इस तरह से I2 करंट, ठीक है, और I2 करंट जाके फिर यहाँ Z4 में से आएगी, फिर उल्टी जाएगी और Z3 में से वापस आके इस पॉइंट तक अपन को रुकना है। तो शुरू अपन ने क्योंकि इस पॉइंट से किया है तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, Z2 आएगा। अब देखो क्योंकि इसमें बैटरी तो कहीं है ही नहीं, पोटेंशियल इंक्रीज तो कहीं पर भी नहीं होगा, Z2 में भी डिक्रीज होगा, Z4 में भी डिक्रीज होगा और फिर आने के बाद Z3 में से भी डिक्रीज ही होगा। इस वजह से अपन क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को अपन क्या ले लेंगे, एक साइन के साथ ही ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो। अगर आप नेगेटिव भी लोगे तो जीरो के उस साइड भेज के सबको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। फिर भी मैं ड्रॉप है तो नेगेटिव ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो माइनस का I2 Z2, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो अपन माइनस का साइन लेंगे। उसके बाद I2 किस में से जाएगी, Z4 में से, तो माइनस का I2 इंटू क्या हो जाएगा, Z4। अगेन देखो जो Z4 है वो लूप नंबर 2 में और लूप नंबर 3 में भी कॉमन है, लेकिन Z4 में से I2 ऊपर से आ रही है जबकि I3 नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो साइन आपने I2 के साथ में लिया है उसका ऑपोजिट साइन किस में लेना है, I3 में। तो देखो यहाँ पर I2 वाला टर्म जो है उसको नेगेटिव साइन के साथ में लिया है, तो I3 वाले को क्या लेना पड़ेगा अपन को, पॉजिटिव। तो I3 इंटू Z4 आ जाएगा। और उसके बाद ये वैल्यू वापस ऊपर गई और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, Z3। अगेन देखो Z3 जो है क्योंकि वो लूप 1 और लूप 2 दोनों में कॉमन है और इस वक्त हम 2 की दिशा में चल रहे हैं, तो 2 हमारा कहाँ जा रहा है, I2, क्योंकि ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप तो करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, I2 को नेगेटिव साइन के साथ में और साथ में क्या लेंगे, Z3, और इसके साथ में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का I1 इंटू Z3 भी साथ में आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये सोच सकते हैं कि लूप 1 में जो हमने Z3 के साथ साइन लिए हैं, लूप 2 में बिल्कुल उसके ऑपोजिट क्यों लिए हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट की डायरेक्शन में चलते हुए आपको अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव लेना है। जब अपन लूप 1 में थे तो जिधर I1 जा रहा था उधर अगर Z आ रहा था तो अपन उसकी वैल्यू को क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे। जैसे Z1 इसके रास्ते में आया तो अपन इसको नेगेटिव साइन ले लिया, फिर I1 इधर गया तो Z3 आया तो Z3 वाले के साथ I1 मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ले लिया, क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर। लेकिन जब अपन लूप 2 के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर अपन कौन सा ले रहे हैं, लूप 2 को ले रहे हैं, तो लूप 2 के अंदर हम I2 की जो डायरेक्शन है उसी को कंसिडर करेंगे, I2 की डायरेक्शन के हिसाब से साइन लेंगे। तो जहां I2 आ रहा है, देखो I2 देखो इसमें फर्स्ट टर्म में I2 Z2 में से गुजरा तो नेगेटिव हो गया, लेकिन जब और I2 Z4 में से गुजरा तो भी नेगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पर जो I3 है वो एक्चुअल में I2 के ऑपोजिट आने की वजह से पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये I2 जो है वो Z3 में से गया, अगेन फिर से नेगेटिव हो गया, लेकिन जो I1 है वो I2 के ऑपोजिट आने की वजह से पॉजिटिव हो गया और ये सबके सब क्या हो गए, 0 के इक्वल हो गए। तो अगेन अपन इसको वही करेंगे, I1 I2 I3 के कोफिशिएंट के फॉर्म में लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस Z3 इंटू I1 का सिंगल कोफिशिएंट है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। I2 के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या है, Z2 Z3 Z4, ये सब के सब क्या है, I2 के साथ में आ जाएंगे, माइनस Z4 I3 इक्वल टू 0, ठीक है। सबको अपन एक साइड उस साइड में ले गए, 0 के दूसरे साइड में, तो हमारे पास यहाँ I1 I2 I3 वाले कोफिशिएंट भी हो गए। आप चाहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 को इस साइड भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर सेम आएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। नाउ लूप 3, तो लूप 3 में आप अप्लाई कर लेना। लूप 3 का मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, आपको मिलेगा I3 जो कि Z5 में से जा रही है, और उसके बाद I3 जो है ये माइनस का I3 Z5 हो जाएगा, और माइनस की ही I3 किस में से जाएगी, Z4 में से जाएगी, लेकिन Z4 में से ऊपर से I2 करंट भी आ रही होगी, तो प्लस का I2 इंटू Z4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इंटू I1, क्योंकि I1 का कोई कोफिशिएंट नहीं मिला है, माइनस का Z4 इंटू I2 प्लस Z4 प्लस Z5 इंटू I3, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3।
अब इक्वेशन 1 2 3 को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। तो वैसे तो डायरेक्टली मैथ से ही अपन यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो एनालिसिस है इसमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा आसान होता है सॉल्व करना। वैसे 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो आप चाहें तो इसके बाद अपनी इच्छा से जो भी तरीका आपको आता है आप सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व करते हैं। तो देखो, राइटिंग इक्वेशन 1 2 3 इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो E0 0 ये आपकी राइट साइड की मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि इक्वेशन 1 में देखो E टर्म है लेफ्ट साइड में, जबकि इक्वेशन 2 में 0 है, इक्वेशन 3 में 0 है। और यहाँ पर आपके पास Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33, ये साथ में आपके पास है I1 I2 और I3। अब ये Z11 वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या क्या हैं, तो ये आप इक्वेशन 1 और 2 और 3 के अंदर देख लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ आपको, जो मैं वहाँ से लिख रही हूँ, तो E0 0 दिस विल बी इक्वल टू Z11 आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 में I1 का कोफिशिएंट, इक्वेशन नंबर 1 में I1 का कोफिशिएंट, ओके, तो वो होगा Z1 प्लस Z3। यहाँ पर आपको मिलेगा उसी इक्वेशन 1 में I2 का कोफिशिएंट, और फिर ये मिलेगा आपको 0। यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का Z3, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 + 3 + 4, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का Z4। ये इक्वेशन नंबर 2 में I1 I2 I3 के कोफिशिएंट्स हैं, ये आपको मिलेगा 0 माइनस Z4 Z4 प्लस Z5, ओके, और साथ में आपको मिल जाएगा I1 I2 I3। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू कैसे निकालनी है I1 I2 I3 की। सबसे पहले डेल्टा Z जो होगा वो इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगाना है और ये सारे के सारे जो Z वाले एलिमेंट है वो यहाँ पर पुट करने हैं, ठीक है। Z1 प्लस Z3 आ जाएगा, यहाँ माइनस का Z3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस का Z3, फिर Z2 प्लस 3 प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का Z4, सिमिलरली 3 के अंदर भी आ जाएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू आप निकालना, आपको आता है मैट्रिक्स को सॉल्व करना, ये कॉलम को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालना आता ही होगा 3/3 मैट्रिक्स का। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास डेल्टा Z, ओके। और डेल्टा Z के बाद आपको क्या करना है, I1 I2 I3 निकालने का प्रोसेस क्या है। डेल्टा Z जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आपको पता होना चाहिए डेल्टा 1 क्या है। अब डेल्टा 1 कैसे निकालना है मैं बता देती हूँ। डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है, जो Z डिटर्मिनेंट मिली है आपको, उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है E0 0 से, जो कि आपको कहाँ मिली है, ये वाले, इस वाले कॉलम से रिप्लेस करना है। कौन से वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को, और बचे हुए दोनों कॉलम को एज इट इज छोड़ना है, जो कि क्या है माइनस का Z3, Z2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ आ जाएगा माइनस का Z4, ये 0 माइनस Z4 प्लस Z5। ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करनी है। आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, डेल्टा 1 की, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारी जो I1 है वो कैसे निकालनी है, देखो I1 की वैल्यू आएगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z, जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आपको मिली है और जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आपको मिली है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपको I1 की वैल्यू दे देगी। तो इस तरह से तो हमें मिल जाएगा I1। तो इसी तरह से अगर हमें I2 निकालना है तो I2 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा 2। डेल्टा 2 में आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखना है, थर्ड कॉलम को एज इट इज रखना है, जो बीच वाला कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा E0 0 से, यानी यहाँ पर इस बार क्या आ जाएगा E0 0, बीच वाला कॉलम आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम हमारे पास एज इट इज रहेगा जो Z मैट्रिक्स का था, Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 0 0 माइनस Z4 प्लस Z5, ठीक है। ये इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे, और जो I2 की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z। डेल्टा Z सब में कॉमन आएगा। सिमिलरली डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा 3 के अंदर Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 0, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज रखना आपको, माइनस का Z3, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4, यहाँ पर थर्ड कॉलम आपको रिप्लेस करना है E0 0 से, ओके।
और ये वैल्यू आपको जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखनी है, एंड I3 विल बी इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा Z। तो आपको I1 I2 I3 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास बहुत सारे लूप हो तो उस सब लूप को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बट 3x3 के मैक्सिमम आपके पास यही मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा की बड़ी मैट्रिक्स अपन को नहीं मिलेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लूप एनालिसिस एंड नोड एनालिसिस।